ज्योतिष जैसे विषय का बंटाधार ध्यान से समझिए, बहुत गहराई से। ज्योतिष जैसे शास्त्र का बंटाधार तब हो जाता है जब ज्योतिषी और जब सामने वाला दोनों धन को ही केंद्र में रख देते हैं, है ना। धन को ही जब केंद्र में रख दिया जाता है तो वो ज्योतिष विद्या का बंटाधार कर देती है, और फिर सिर्फ सब सारी चीजें फिर एक दूसरे को खुश करने के पीछे इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। फिर आपको वो ज्योतिषी भी कहेगा कि आप तो बड़े अमीर बनने वाले हो, आपकी ये दशा बहुत अमीर बनने वाली है, आप तो इतने करोड़ के मालिक बनोगे, क्योंकि सामने वाला वही सुनना चाहता है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम माधव है। अपने हिसाब से जो भी नाम आपको रखना है रख सकते हैं। फिलहाल पर आपको बताऊं, ये वो कार्यक्रम है जो 2 हिस्सों में प्रसारित होता है। अभी ये इस कार्यक्रम का पहला हिस्सा है। आज ही शाम में 8 बजे आपको इसी कुंडली का दूसरा पार्ट नवमांश और दशमांश के साथ लग्न कुंडली का आएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप लोग पितृपक्ष वाला कार्यक्रम जाकर के देखिए। उसके बाद गुरु के बारे में मैंने बताया है कि लग्न में, तृतीय में, धन में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठम में, अष्टम में, सातवें में, दशम और 12वें भाव में अकेले हो अगर, या पीड़ित हो, या फिर शनि मंगल राहु केतु से प्रभावित हो, या अस्त हो, मृतप्राय हो, या नीच के बैठे हो, तो ये गुरु विभिन्न प्रकार की समस्याएं देते हैं, जो मैंने उस कार्यक्रम में बताया था। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले आपको मैं इनकी कुंडली में पंचांग से आपका परिचय कराऊंगा। इनकी कुंडली में जो इनका जन्म है, वो जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम विकारी संवत्सर होगा, और इनका जन्म आश्विन माह में हुआ है। विक्रम संवत 2062 और शक संवत 1928। विकारी संवत्सर में जन्मे लोग धनवान बनना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। अभी इस कुंडली में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले इनकी कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा के बैठे हैं, उसका प्रभाव। लग्न में जो 21 डिग्री का लग्न बना है उसका प्रभाव कैसा होगा। विभिन्न ग्रह कैसे बैठे हैं, उनका प्रभाव, उनकी दृष्टियां और भावों का एक दूसरे को देखना और राशियों का संबंध, ये सब आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ धनवान कितना बन सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ये 2006 के हैं, पर ये अभी अच्छा खासा धन कमा रहे हैं शेयर बाजार से, और बहुत अच्छी आमदनी इनकी जनरेट हो गई है एक छोटी ही अवस्था में। इन्होंने इसी चीज को आगे रखने के लिए बात कही है, इसी पे फोकस ज्यादा होगा। शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा, इनका जन्म विकारी संवत्सर में होगा। इसके कारण व्यक्ति धनवान बनना चाहता है और उसके मित्र बड़े कम होते हैं। एक बात और है कि मैं जो चीज कई बार आप लोगों को बताता हूं, वो यहां आप लोगों को समझने में हो सकता है कि थोड़ी मैं वो बोलूं नहीं, पर वो कई बार दिमाग में कैलकुलेशन चलता है, तो ये भी बात होगी। विकारी संवत्सर में जन्मे होने से व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाला होता है, मानसिकता अच्छी होती है और किसी भी चीज में गहराई तक उतरना चाहता है, लेकिन उसके केंद्र में सदैव ही लाभ प्राप्त करने की स्थिति भी बनी रहती है। यहाँ पे जन्म कुंडली में दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ है, इस वजह से यहाँ सूर्य तो बलवान होंगे ही, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में भी बलवान होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दक्षिणायन में कमजोर हो जाते हैं। अर्थ तो है, क्योंकि दक्षिणायन में सूर्य का प्रभाव कमजोर होता है, पर वो आपको जो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो श्रेष्ठ हुए हैं, हमारे विश्व में प्रसिद्ध हुए हैं, और उनकी कुंडली में भी सूर्य दक्षिणायन में ही थे, पर फिर भी वो ऐसा है। इनका जन्म हुआ शरद ऋतु में, इस वजह से व्यक्ति आलसी होगा, मतलब शारीरिक मेहनत वाला काम इससे नहीं होगा। ये बैठ करके काम बहुत अच्छा कर सकता है और धन कमा सकता है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, वो पापग्रह होते हैं, और शुक्ल पक्ष में जन्मा व्यक्ति कई बार संतान उत्पत्ति की शक्ति उनमें थोड़ी कम होती है। वो बोलता अच्छा है, झगड़ालू नहीं होता, थोड़ा डरपोक भी हो सकता है, लेकिन मृदुभाषी होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने का प्रभाव यह है, षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति की मानसिकता और कई बार व्यवहार जगत में, अब जैसे सामान्यतः अगर आप प्रैक्टिकल होकर के विचार करें तो कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है वो निश्चित रूप से विजेता बनता है। पर वो विजेता बन तो जाता है, पर वो सिकंदर भी हो जाता है। आमतौर पे आज जो आपके सामने जो दुनिया है और जैसे आप दुनिया को देख रहे हैं, ये अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रख रही है,
और तब जाकर के उसने भावनाओं पे नियंत्रण करना सीखा है, तभी जाकर के वो अपने आप को प्रैक्टिकल विचारधारा से युक्त होने के कारण कई बार अपने भावनाओं को, जो माता पिता हमें भावनाओं से प्रेषित होकर के हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं, वो सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, है ना। तब जाकर के वो हमें एक अच्छा खासा जीवन देते हैं। अगर वो उनके अंदर वो प्रेम और भाव और सद्भाव नहीं होता, वो ममता और मोह नहीं होता, तो आप और हम यहां तक नहीं बैठे होते। तो कहने का अर्थ है कि अब ये दुनिया अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना बहुत अच्छे तरीके से सीख रही है। अभी सीखी नहीं है, सीख रही है। और इसी भावनाओं पे नियंत्रण रखने के कारण कई बार हम अपने, जब ये अतिरेक हो जाता है तो अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। वैचारिक रूप से, भावनाओं से हमारी मित्रता कम होती है, हम अपने आप में कुंठित हो जाते हैं। हम कई बार, हमारे मित्र बड़े कम होते हैं, हम सिर्फ लाभ सोचने लगते हैं क्योंकि इमोशन तो रहा नहीं। तो ये जो है, ये प्रैक्टिकल जो विचारधारा अभी बनी है, जैसे अभी आप जो देख रहे हैं, उसमें भावनाओं पे नियंत्रण रखने को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया जाता है आपके सफल होने के लिए। वो एक मतलब चौड़ा रास्ता है। वृक्षों से आपने अपने मनोभाव और उसके साथ अपने भाव कमजोर किया, उसके साथ इमोशन आपका कम हुआ, तो आपने वृक्ष काट डाले, और वृक्ष काट करके सड़कें चौड़ा कर दी, और सड़कें चौड़ा हो गई तो फिर ग्रामीण क्षेत्र भी उससे जुड़ गया, फिर गांव का व्यक्ति शहर में आया, शहरी बनकर के अपने पिता को भूल गया। ये इमोशंस को तोड़ मोड़ करके ऐसे करने की बात है। इसके बाद आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, तो ये बात के आगे अगर और बढ़े, तो इनका जन्म गुरुवार को हुआ है, जो इनको बहुत ही ज्यादा गंभीर बनाएगा और धनाढ्य भी बनाएगा, सुखी बनाएगा, और इहलौकिक सुखों से ज्यादा पारलौकिक सुखों के बारे में भी विचार करेगा। एक वक्त पे आने के बाद व्यक्ति में धर्म जागृत होता है और वो समाज को देना चाहता है। पर परेशानी ये होगी कि इनका जन्म ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण में हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति क्रूर हो जाता है, क्रोधी होता है और बहुत ही महत्वाकांक्षी भी होता है। पंचांग में इनकी कुंडली में जो बात गड़बड़ है, वो ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण में राक्षस गण का होना, ईर्ष्या है, द्वेष है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, हठी है, बहुत सारा लोलुपता है, मतलब स्त्रियों के प्रति, भोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, चीजों के प्रति। आप कुंडली अध्ययन अगर करा रहे हो या अगर कभी कुंडली दिखा रहे हो, तो अब कुंडली अध्ययन का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी कुंडली में, जैसे अभी लगातार मुझे बड़े प्रश्न आते हैं, कई बार होता है आपके दिमाग में लगातार, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक बात कही थी कि एक दादाजी ने पूछा था कि मेरा पोता अमर अरबपति बनेगा कि नहीं। तो उसी तरीके से कल भी एक व्यक्ति कोई था, उसने झारखंड से वो कुंडली थी कि पंडित जी मैं महीने का 5-10 लाख रुपया कमा लूंगा। मैंने कहा बड़ा अजीब, मतलब लोग अजीब से दिमाग से आते हैं। और मैंने एक बात कही थी कि ज्योतिष जैसे विषय का बंटाधार, ध्यान से समझिए बहुत गहराई से, ज्योतिष जैसे शास्त्र का बंटाधार तब हो जाता है जब ज्योतिषी और जब सामने वाला दोनों धन को ही केंद्र में रख देते हैं, है ना। धन को ही जब केंद्र में रख दिया जाता है तो वो ज्योतिष विद्या का बंटाधार कर देती है, और फिर सिर्फ सब सारी चीजें फिर एक दूसरे को खुश करने के पीछे इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। फिर आपको वो ज्योतिषी भी कहेगा कि आप तो बड़े अमीर बनने वाले हो, आपकी ये दशा बहुत अमीर बनने वाली है, आप तो इतने करोड़ के मालिक बनोगे, क्योंकि सामने वाला वही सुनना चाहता है। और फिर ऐसा सुन करके सामने वाले जो भक्तजन हैं, वो ज्योतिष के जो चेले हैं, वो भी उसको भरपूर पैसा देते हैं। अब ये दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध बन गया है कि पंडित जी मुझे मेरे हिसाब से सुना दें और मैं उन्हें ऐसा कर दूं। जब ये बात एक हद तक आगे बढ़ने लगी, तब जाकर के लोग अब क्या करने लगे कि ज्योतिषी उसको डराने लगता है कि नहीं तुम्हारी कुंडली में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, ये होगा। फिर ये एक अलग प्रक्रम चल बैठता है। तो ये चीजें भी होती हैं, इस पे भी बचना चाहिए। मैं विषय पे ही हूं, अभी विषयांतर नहीं हूं, पर इनकी कुंडली में ये सब सारी बातें बन रही हैं कि कई बार व्यक्ति अपने आप को खुश करना चाहता है और प्राप्त करना चाहता है। ये कर्क लग्न की कुंडली है, जिसका प्रतीक चिन्ह केकड़ा होता है, जो विषय के पीछे भागता है, भोगी प्रवृत्ति का होता है। ये जल तत्व की राशि है, और निश्चित रूप से ये एक ऐसी राशि है जो बहुत ही इमोशनल होती है और सेंटिमेंटल भी होती है। ये एक ऐसी राशि है जो मूलतः आपको आपके मानसिक शांति के लिए और मानसिक शांति के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। इसका हृदय स्वच्छ है। संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो मानसिक शांति को चंद्रमा से जोड़ करके ना देखता हो। अंतर मन
जो शांत होता है वो चंद्रमा के कारण होता है। और मूलतः आपकी कुंडली में चौथे भाव की राशि ही लग्न में बनी है, जिससे चल अचल संपत्ति का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, भावनाओं का विचार किया जाता है, फेफड़े का विचार किया जाता है, केकड़े का विचार किया जाता है। केकड़ा वो होता है ना, वो कर्क राशि, उससे विचार किया जाता है। उसके बाद आपके छत्र चमर का विचार किया जाता है, आपके निद्रा का विचार किया जाता है, आपके चौपाए सुख का विचार किया जाता है, पालकी का विचार किया जाता है, वाहन का विचार किया जाता है। इसके बाद आपके मित्रों का विचार किया जाता है, आपकी निद्रा के बाद आपके स्वप्न का विचार किया जाता है, आपके जो बोलते हैं उसको कि बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है। तो ये इस भाव के अधिपति ही जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हों या उसकी राशि ही लग्न में बैठ जाए और लग्न में ही शत्रुग्रही शनि बैठे हों, इसके कारण व्यक्ति में सबसे पहले वो अब बहुत कम मेहनत में बहुत ऊंची और ज्यादा सफलता अर्जित करने वाला इंसान होगा, या फिर उसका केंद्र यही होगा कि वो कम पैसे पे कम मेहनत करके बहुत ज्यादा पैसे कैसे कमा सके। मतलब वो एक तरीके से चाहे किसी भी तरीके से आज के सामाजिक जो परिवेश में आप देख रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बात है कि एक और भी हैं जो कहते हैं कि बहुत कम पैसे में बहुत कम समय में न्यूमरोलॉजी सीख करके ज्यादा धन कमाया जा सकता है। तो मैं बात कहूंगा, नाम उनका पंडित है कोई, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे हैं, प्रसिद्ध भी हैं और पता नहीं जो भी हैं, पर उन्होंने उनका एक ऐड मेरे वीडियो पे आया था, उनमें उन्होंने बात कही थी कि मुझसे लोग पूछते हैं कि अंक शास्त्र पे वीडियो बना करके आप जल्दी से पैसे कमा सकते हैं। भगवान, मैं आपसे भी ये बात कहूं कि कभी भी ज्योतिष विद्या धन कमाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लानी चाहिए। मैं भी हूं, पर मैं एक बात और भी समझता हूं कि कभी भी इसको धन कमाने का केंद्र बिंदु नहीं मानना चाहिए। ये सिर्फ आपके धन कमाने का जरिया नहीं हो सकता। और ये तो मैं इतनी बात कह दूं कि जो गुरुकुल से दीक्षित ना हो, जो गुरु से दीक्षित ना हो, तो आमतौर पे आप किसी व्यक्ति के द्वारा बता करके या बना करके अपने आप को ज्योतिषी नहीं बना सकते, ज्योतिषी नहीं बन सकते। और वस्तुतः ये बात बहुत ही पुरखों की है, ये पुरखों की विद्या है। और पुरखों की विद्या पे अगर विचार करें तो इस पे शास्त्रोक्त, जो शास्त्र से युक्त है, जो इस विद्या के मर्म को समझता है, वही इस विद्या से धन कमाए, अन्यथा तो सब बिजनेसमैन ही बन सकते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी है पर बड़ी अद्भुत भी है। ये इतनी सारी बातें कई बार होता है, बोलना पड़ता है। अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आऊं। लग्न में शनि 27 डिग्री के बैठे हैं, अवस्थागत कमजोर, और लग्न बना है 21 डिग्री का। लग्न जो बना है वो इनकी कुंडली में आश्लेषा का बना है। आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति होते हैं बुध, और आश्लेषा नक्षत्र के इनकी कुंडली में लग्न 21 डिग्री का बैठा तो ये द्वितीय चरण का लग्न होगा। अब आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति होते हैं बुध, और आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति हो जाते हैं शनि। अब इसका अर्थ है कि इस कुंडली के लिए शनि और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो जातक को बहुत ज्यादा आगे बेहतर बना सकता है, और निश्चित रूप से ये व्यक्ति को धनाढ्य बनाने के लिए और आजकल की शिक्षा पद्धति से जोड़ करके उसको धन कमाने वाला बना सकता है। जैसे ये शेयर मार्केट में अगर कर रहे हैं, जैसे द्वितीय एकादशवें भाव के अधिपति शुक्र नीच के हैं, पर उस पे राहु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। तो एकादशवें भाव के अधिपति पे जब कभी भी शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति अब बहुत सारी जगह से धन कमाने की उसकी इच्छा बढ़ेगी। वो सूद पे पैसे कमाए, 2 रुपए डाल करके 20 रुपए कमाए, ब्याज पे पैसे कमाने के साथ साथ वो कई बार किसी को दबाव डाल करके भी धन कमा सकता है। कई बार वो एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमाना चाहता है और उसकी इच्छा पूर्ति बड़ी ही मजबूत होती है। मतलब वो बहुत सारा कमाना चाहता है और महत्वाकांक्षी भी होता है। पापक ग्रहों का प्रभाव एकादशवें भाव के अधिपति पे बहुत अच्छा होता है धन वगैरह के लिए। लेकिन एक बात जो और भी कमजोर कर देती है एकादशवें भाव के अधिपति पे पापक ग्रह शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, कि उसको फिर पत्नी से प्रेम नहीं मिलता। फिर पत्नी भी उसके पास उसी वजह से आती है कि उसके पास धन है। अगर उसको कोई धनवान व्यक्ति मिल जाए तो उसकी पत्नी क्विट हो जाए, बाहर निकल जाए, या फिर वो सिर्फ उसके पास तब तक के लिए टिकी रहती है कि वो उसके पास धन है। आप समझ गए होंगे मैं जो कह रहा हूं। तो ये स्थिति है। तो कहने का अर्थ है कि ये कुंडली है तो इमोशनल, पर जन्म कुंडली में लग्न में शत्रु ग्रही शनि इसको आलसी बना सकते हैं, दांत का रोग भी दे सकते हैं, और कई बार व्यक्ति को जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाता और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाता है। इसका अर्थ है, आश्लेषा नक्षत्र की बात बताता हूं, ये वही नक्षत्र है जिस दिन हमारे भारत देश में इस बात की प्रामाणिकता दी गई थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं।
इसी नक्षत्र में ये बात घटी थी। और दूसरा, इस आश्लेषा नक्षत्र में ही जन्मे हैं राम जी के जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हैं। तो इन लोगों में ऐसे ये बात होती है कि जहां क्रोध करना चाहिए कई बार नहीं होता, और जहां नहीं करना चाहिए वहां क्रोध हो जाता है। यह नक्षत्र का प्रभाव है। वैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा ज्येष्ठा के बैठे हैं। यहां व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा है तो क्रूर हो सकता है, धनी हो सकता है, कम मित्रों वाला होगा, अभिमानी हो सकता है और दिखावेपन से युक्त हो सकता है। वो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है और वो है धन। और कई बार व्यक्ति धन से नीचे उतरता है तो फिर अपने स्वाद को पूरा करना चाहता है। और कई बार जब वो धन से नीचे उतरता है तो अपने पैसे के बल पे लोगों को अपने अधीन करना चाहता है, जबकि वैचारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से ये चिंतन ठीक नहीं है। आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, ये जो हमारी जो हमारे अंदर का नाद है, नाद ब्रह्म जिसको बोलते हैं, इससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है। इससे बड़ी कोई ध्वनि नहीं है, इससे बड़ा कोई अक्षर नहीं है। नाद ब्रह्म, जब आप कान बंद करते हैं तो आपको एक नाद सुनाई देता है, उसे नाद ब्रह्म कहते हैं। और कहा जाता है, मैंने इस पे कार्यक्रम भी बनाया था मृत्यु के 10 संकेत में, कि जब कान बंद करें और अपने अंदर से वो जो कान बंद करने के बाद एक गूंजने की आवाज आती है, गुम ऐसे, अब जब वो जो सुनना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि अब मृत्यु निकट है। तो नाद ब्रह्म से बड़ा कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। और दूसरा, आपकी आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। मतलब अगर परम तत्व की बात करें, आप भगवान कौन, तो हमारे अंदर जो आत्मा है वही हमारे भगवान है। और आत्मानुसंधान से बड़ा या बड़ी कोई पूजा नहीं है। आप प्रत्येक पल अपने अंदर की कमजोरियों को मिटाने पे काम कर रहे हैं, इससे बड़ी पूजा कोई है ही नहीं। ये शंकराचार्य की बात बोल रहा हूं, अपने मन से बात नहीं बोल रहा। आत्मानुसंधान से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और जो आपका अंतर मन अगर खुश है, आप जिस काम को करके अपने आप को बिल्कुल अंदर से चीयर होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, किसी को कुछ दे करके, किसी को कुछ सामने वाले को खुश करके, सही काम से, धर्म से युक्त होकर के, आपकी आत्मा अगर खुश है सच्चे अर्थ में धर्म से युक्त होने के बाद, तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है ना। तो कहने की बात है कि मैं ये बातें यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कुंडली कई बार अलग तरीके से धन कमाने के होड़ में, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के चक्कर में, कई बार अपनी अवस्था, अपनी मनस्थिति और अपनी भावनाओं को ताक पे रख सकती है। ये तो मैंने लग्न की बात बताई। लग्न बहुत बढ़िया बैठा है, 21 डिग्री का लग्न बहुत प्रबुद्ध होता है। शनि जो है वो 27 डिग्री पे है। यहाँ पे शनि का जो प्रभाव होगा वो कमजोर है। हालांकि इस कुंडली के लिए वो मारक होते हैं, सप्तम और अष्टम के अधिपति होकर के। और मारक ग्रह अगर कमजोर है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस अपने आलस्य पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और शनि अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो विशेषतः शनि के बारे में एक ही बात, चाहे वो मारकेश होते हो चाहे कहीं के भी अधिपति होते हो, नैसर्गिक रूप से शनि अगर किसी भी जातक की कुंडली में कमजोर हैं तो उस व्यक्ति के अंदर न्यायप्रियता कम होगी। और अगर नैसर्गिक रूप से शनि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बलवान होकर के, उच्चस्थ होकर के, बहुत ही अच्छी डिग्री में बैठे हों, इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर होगा कि उसके अंदर न्यायप्रियता बड़ी ही उच्चतम स्तर की होगी। वो न्यायप्रिय होगा और वो अनुशासित भी होगा। चाहे भले ही किसी भी तरीके से जीवन जीने को वो मजबूर और विवश किया जाए, पर किसी भी तरीके से वो अपने सच्चाई के साथ समझौता नहीं करता। ये शनि वालों के साथ बहुत अच्छी बात होती है, जो बड़ी गंभीर बात है। द्वितीय भाव में सूर्य की राशि का बनना, और वो सूर्य जाकर के बैठे हैं धन भाव में, अपने भाव से एक घर आगे बैठा घर धन का योग लगाता है, मतलब धनेश धन देंगे। शुक्र नीच के हैं जो इस कुंडली के लिए लाभेश होने के साथ साथ चतुर्थेश होते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव के साथ साथ जब वो एकादशवें भाव के अधिपति होंगे तो पापी भाव के भी अधिपति होंगे, और एकादशवें भाव के अधिपति होकर के जब तीसरे में बैठेंगे तो व्यक्ति को पापाचार करने वाला भी बना सकते हैं। लेकिन उस पर शनि राहु का प्रभाव मैंने बताया, व्यक्ति को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। सूर्य और शुक्र के साथ मंगल भी बैठे हैं जो इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, त्रिकोण और केंद्र के अधिपति होने से। दशम भाव के अधिपति होकर के कन्या राशि में बैठे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, पर जन्म कुंडली में पंचमेश होने के साथ और दशमेश होने के साथ साथ तृतीय भाव में जाना, पराक्रम के कारक होकर के सूर्य के संग बैठने के बाद मेहनत करवा करके धन देंगे,
जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वो काम करना चाहेगा, कभी भी अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहेगा। और पंचमेश होकर के तीसरे भाव में बैठ करके जन्म कुंडली के छठवें भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को साहसी, उसके काम में अगर कोई रुकावट आ जाए तो उससे बड़ा विख कोई नहीं है, होता है ना, विष कोई नहीं है उससे ज्यादा, मतलब वो बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करने वाला होता है। और नवम भाव पे उनकी दृष्टि मित्र की जाएगी, तो मंगल, सूर्य और शुक्र, केतु, चार ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके इस व्यक्ति की कुंडली की यात्रा, इस व्यक्ति की कुंडली का पराक्रम, इस व्यक्ति की कुंडली का जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाता है और व्यक्ति वहीं पे दिमाग लगाता है जहां उसे लगाना चाहिए। इस अर्थ में कई बार हमारा दिमाग बिल्कुल ही फोकस होकर के काम तो करता है, जिससे हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होने में हमारी मदद कर देती है। और दरअसल ये जो स्थिति है कंसंट्रेशन वाली, वो बड़ी अद्भुत होती है। मंगल की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के छठवें भाव पे व्यक्ति को साहसी और शत्रुहंता योग लगाएगी। पर छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु, जन्म कुंडली में तुला राशि के बुध के संग बैठे हैं जो 12वें के अधिपति हैं। इस वजह से छठवें और 12वें इन दोनों भावों के अधिपति होने के ये दोनों ग्रह अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के मन को विकल बनाएंगे। और व्यक्ति कई बार जब गुरु और बुध दोनों ही तुला राशि में बैठेंगे तो अपना रोजगार करवाएंगे, स्वतंत्र व्यवसाय वो करेगा और इसी तरीके से वो धन कमाएगा। माता और पिता की बात निश्चित रूप से व्यक्ति को माननी चाहिए, सदैव उनका आदर करे, उनके साथ कभी भी सम्मानजनक स्थिति से ही पेश आए और सदैव उनके साथ सौहार्द का भाव रखे। उनका आदर, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनके साथ सामंजस्य बनाना और किसी भी स्थिति में उनको कोई उत्तर ना देना। क्योंकि गुरु अगर तुला के बैठेंगे तो व्यक्ति को एक पक्षीय सोचने वाला या एक पक्षीय सोचने के लिए विवश भी कर सकते हैं। और जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा जो बैठे हैं वृश्चिक राशि के, ये नीच के ग्रह होते हैं और हालांकि यहाँ पे लग्नेश होकर के पंचम भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र के बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति को कई बार वो, हालांकि पंचम भाव के चंद्रमा खराब नहीं होते, पर फिर भी व्यक्ति को एक तरीके से व्यक्ति प्रेम करता रहे पर सामने वाले से उसको मिलता नहीं है, या व्यक्ति जो है वो जितना प्रेम प्राप्त करता है उतना वो दे नहीं पाता, या जितना वो देता है उतना उसको मिलता नहीं है। मतलब आप जिस विश्वास के साथ किसी से प्रेम करेंगे, हो सकता है कि उधर से जो आउटपुट आता हो वो कमजोर या फिर स्वार्थ से युक्त होकर के आता हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने प्रेमी को बहुत ही पहचानने की शक्ति विकसित करनी चाहिए और आसानी से किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्थिति यही है। जन्म कुंडली में गुरु और बुध व्यक्ति को भगवत भक्त बनाएंगे। व्यक्ति ब्राह्मणों का पूजक होगा, अच्छा है, उपासक होता है, भगवान का भक्त होता है, ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहती है। पर गुरु तुला के हैं, इस वजह से ये कुंडली व्यापार ही करे तो ज्यादा बढ़िया है। इस कुंडली के आधार पर धन योग बहुत अच्छा है, क्योंकि धनेश स्वयं धन योग लगा रहे हैं द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में जाकर के, द्वितीय भाव के अधिपति होकर के शुक्र के साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति से मेहनत वाला काम नहीं होगा, वो बैठ करके धन कमाएगा। और 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठ रहे हैं, इस वजह से कई बार मनोविकार से युक्त होकर के व्यक्ति जीवन जीता है, वो कई बार स्वार्थी विचारों के साथ आगे बढ़ता है। और 12वें भाव पे गुरु की दृष्टि, 12वें भाव के अधिपति से बैठे हैं गुरु, इस वजह से व्यक्ति में सदैव ही धार्मिकता बनी रहती है, पर उसके साथ साथ वो स्वार्थी भी होता है, चपल चंचल चालाक और कई बार क्रोधी भी हो जाता है। ये इतनी बात है। आपकी कुंडली में राहु का 9वें भाव में बैठना और यहां पे इस भाव के अधिपति केंद्र में बैठे हैं, इस कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं। योग कारक ग्रह की कुंडली में या भाव में बैठने से राहु खराब नहीं होंगे। राहु बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद के, गुरु जन्म कुंडली में बैठे हैं अपने ही नक्षत्र में। इस वजह से इस कुंडली का धन, इस कुंडली का धर्म, इस कुंडली का आध्यात्मिक चिंतन और इस कुंडली का भाग्य का सुख, इसके साथ साथ पिता का सुख और पिता के साथ सामंजस्य, ये इस कुंडली के लिए बहुत उत्तम है। एक बात और बता दूं, सूर्य आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर 11 डिग्री के हस्त नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति को कम से कम प्रवृत्ति में शांति लाने की कोशिश करेंगे अपनी दशाओं में। और वैसे चंद्रमा आपकी कुंडली में 22 डिग्री के बैठे हैं, विशेषतया तो कमजोर नहीं कहूंगा, पर फिर भी आपको प्रेम में वो सामंजस्य बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत आसानी से आप किसी पे विश्वास मत करिएगा। चंद्रमा के बाद मंगल की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति में विलक्षणता है और वो बहुत ही आसानी से समझ जाता है कि मुझे कहां पैसे लगाने हैं और कहां नहीं लगाने हैं। मतलब उसका दिमाग क्रिएटिव है। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठा है उसके आधार पर मंगल और बुध का प्रभाव ठीक बैठा है। और अगर हो सके तो अपने घर के आसपास ही रह करके धन कमाइए, बहुत ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में है उसके आधार पर आपको वो धर्माधिकारी और धर्म की पहचान रखने वाला, पंडितों का पूजक, ब्राह्मणों का मित्र और सबके लिए
बाद में सोचने वाला, पहले अपने बारे में सोचता है और व्यापारिक नेचर का होता है। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको महत्वाकांक्षी बना रहे हैं और आलसी भी बना रहे हैं। नक्षत्र के ऊपर बता रहा हूं। शनि का प्रभाव जिस स्थिति से है उसके आधार पर आपको तकनीकी समझ देते हैं और आजकल के जैसा विचार रखने वाला भी बना रहे हैं। राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में है उसके आधार पर आपको धर्माधिकारी, धर्म की समझ और व्यक्ति को दानी भी बनाते हैं। इतनी सारी चीजें नक्षत्र के बारे में। अब आपको मैं लग्न पे राहु का प्रभाव है, शनि लग्न में बैठे हैं और साथ ही साथ मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में चंद्रमा पे तो नहीं है पर चंद्रमा मंगल की राशि में जरूर बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। इस वजह से पेट का ख्याल रखना चाहिए, पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो और व्यक्ति प्रेम विवाह में जाने से पहले 10 बार सोचे, बिना कुंडली मिलाए विवाह ना करे। लग्न जो बना है वो ठीक बना और लग्न पे राहु की दृष्टि और शनि का प्रभाव व्यक्ति को कई बार साहस, मेहनत, हालांकि 2 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से मैं इसे बिल्कुल भी खराब नहीं कहूंगा। यह कुंडली चल अचल संपत्ति के मामले में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान देने वाली है। अपने नाम पे बहुत सारा धन कमाने के साथ साथ छत्र चंवर का मालिक भी व्यक्ति होता है। घर परिवार में कलह का वातावरण ना बने और आपके रिश्तेदार तो द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में धनाढ्य हैं, रिश्तेदारों से संबंध अच्छा बना करके रखिए, ज्यादातर मित्र बनाने की कोशिश करिए। बताइए अब इनकी कुंडली में मैं योगों पे चर्चा कर देता हूं। जैसे लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली के पंचम भाव में जाना और जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है। मंगल इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, इस वजह से चंद्रमा लग्न दोनों को ही बल मिलेगा और इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी। सूर्य का मंगल के साथ तीसरे भाव में बैठना और लाभेश के साथ जो कि जिनका नीचभंग बुध और शुक्र के परिवर्तन होने के कारण व्यक्ति को लाभान्वित करने के साथ साथ सूर्य और मंगल के एक साथ बैठने के कारण, चूंकि मंगल तृतीय भाव के कारक होते हैं पराक्रम के और वहीं बैठे हैं, सूर्य भी इनको महत्वाकांक्षी बनाने में मदद करेंगे और हठी बनाएंगे। यहां पे व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी और इसको एक बड़ा अच्छा योग कहते हैं कि अपने ही बल पे व्यक्ति संपूर्ण धन का मालिक होता है। वो उसको किसी से कुछ लेना नहीं है, वो अपने आप से ही धन कमाएगा। शुक्र से बुध का और गुरु का दूसरे घर में जाना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा और शुक्र से चंद्रमा का तीसरे घर में जाना व्यक्ति को कपटी मित्र मिलने वाला बनाएगा। धन भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, अपने भाव से एक घर आगे, और सूर्य से गुरु और सूर्य का संबंध जन्म कुंडली में द्विद्वादश का है। वही संबंध चंद्रमा से गुरु और चंद्रमा से बुध का है। ये जातक को व्ययशील और बहुत ही ज्यादा बेवजह का खर्चा करने वाला भी बनाएगा। भाग्य भाव के अधिपति का चतुर्थ स्थान में जाना व्यक्ति माता के तरफ आकृष्ट होता है और माता से उसके संबंध अच्छे रहते हैं और व्यक्ति माता पिता की सेवा भी करता है और पिता का संपूर्ण सुख भी भोग करता है। नवम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अगर चतुर्थ में बैठे हो, इससे सबसे अच्छा योग कहेंगे। और सप्तम भाव और अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, इस वजह से बेवजह की चिंताओं में व्यक्ति को रखने का काम शनि करेंगे और अनियंत्रित निर्बाध गति से कई बार जब शनि की दशा आती है तो व्यक्ति को जरूर ही अभिषेक वगैरह करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। वैसे अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा है जो निरंतर आपको आगे लेके जाएगी और ये 2030 के बाद 35 तक, उसके बाद 35 से 36 तक आगे लगातार परेशानी नहीं है, आराम से काम करिए। 2036 से 39 तक में आपको परेशान होना पड़ेगा जब शनि के अंतर आएगा तब। और वैसे सूर्य के अंतर में भी आपको धन से संबंधित थोड़ी बहुत चिंताओं के साथ आपकी कुंडली में योग बनेगा। हालांकि ये कुंडली धनवान ज्यादा बढ़िया है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। सूर्य को बल देने की आवश्यकता है, इस वजह से भगवान सूर्य को कम से कम दंडवत प्रणाम करिए प्रत्येक दिन 8 बार या 12 बार दंडवत भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद। चंद्रमा और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक है, वो 50% का परिणाम करेंगे। मंगल के बाद बुध, गुरु और शुक्र, इन तीनों को बल देना होगा। मतलब अपने आप को गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, ओम गंग गणपतये नमः या श्री महापुरुषाय नमः। इसके साथ साथ मंगल के बाद बुध और गुरु आपकी कुंडली में कमजोर हैं और राहु और केतु भी कमजोर हैं। राहु और केतु डिग्री में कमजोर हैं, इस वजह से इनकी दशा कमजोर जा सकती है, पर बैठे ठीक है क्योंकि इसका अधिपति केंद्र में है और कुंडली में कमजोर ग्रह के अधिपति में कमजोर भाव में नहीं बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, खराब नहीं है। पर फिर भी राहु की दशा व्यक्ति को कई बार बेवजह की यात्रा करवा दे, धन का नाश करवा दे, बेवजह का निर्णय गलत लेवा दे और गलत मित्रता में लेके जाए और लालच दे दे, ऐसा हो सकता है।
इतनी सारी चीजें। आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को जल और दीपक दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ किसी मंदिर का दर्शन और शिव जी को अष्टमी को अवश्य ही दूध से अभिषेक करना चाहिए। इतनी सारी चीजें, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं। चंद्रमा अगर कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को धन एक जैसा नहीं आने देते। इतना ही नहीं, कई बार अगर ये चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति के मनोव्यथा को बढ़ाने वाले भी हो जाते हैं। इतनी सारी चीजें। मैंने गुरु की डिग्री के बारे में अगर यहां पे बात की तो ये गुरु की डिग्री आपके लिए, आपके आध्यात्मिक पक्षों के लिए ठीक रहेगा और आपकी दार्शनिकता सबसे अलग होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि यहां पे आपको आपके करियर को बल देगी और 12वें भाव पे गुरु की दृष्टि आपके व्यय को संतुलित रखने में सहायता करेगी। द्वितीय भाव पे अगर बात करें तो सूर्य का प्रभाव शुक्र के साथ बैठना आपको धनवान तो बनाए, पर इसके साथ साथ व्यक्ति को आलसी भी बना सकता है। इतनी सारी चीजें। शनि का प्रभाव सूर्य, शुक्र और मंगल सबको देख रहे हैं। इस वजह से आत्मविश्वास, मेहनत करने का भाव और कई बार व्यक्ति को मैथुन करने वाला या कई बार ब्रह्मचर्य व्रती नहीं बनने देता है, क्योंकि शुक्र पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को वीर्यपात करने वाली भी बना देती है। तब तक के लिए बाकी का काम शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।